प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश कक्षा 10 के लिए जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं। स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, हम सबसे पहले देख लेते हैं मार्क्स। ये आपके 80 नंबर का आएगा। उसके बाद में 3 घंटे 15 मिनट का आपका टाइम रहेगा। उसमें आपको क्या करना है, सारे देखो आपको जो पेपर दिया जाएगा उसमें रोल नंबर लिखना है, इंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से देखना है। इंस्ट्रक्शन में क्या है, रोल नंबर लिखना है। उसके बाद में सारे क्वेश्चन कंपलसरी यानी कि सारे के क्वेश्चन करने हैं। और जो बुकलेट दी जाएगी आपको, आंसर बुक दी जाएगी, उसमें आंसर करने हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है यानी कि छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, लिखोगे जब भी आपको नंबर मिलेंगे। तो पहला बच्चों ध्यान ध्यान से देख लेते हैं हम। देखो जो गद्यांश आता है वो बहुत इजी होता है और आपके लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट वही करता है, उसी के द्वारा आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाते हो और अंग्रेजी में पास हो पाते हो। तो गद्यांश जो पैसेज आते हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ना भी नहीं आए फिर भी आप आसानी से ध्यान से कर सकते हो। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि कोई जो पैसेज आया है, गद्यांश आया है, उसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में हमें उत्तर लिखना है। देखो इसमें लिख रहा है सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चेविंग बीटल्स विद टबैको। यानी कि बहुत सारे कुछ लोग क्या करते हैं, शौकीन होते हैं किसके, तंबाकू गुटखा खाने के शौकीन होते हैं, उसके बारे में बताया गया है इसमें। दे स्पिट एंड स्पिट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी कि वह जो समाज की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हमारे सभी के उपयोग में की जाने वाली जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उस पर थूकते रहते हैं, चाहो इधर थूकते रहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, वो गंदगी फैलाते हैं। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग ट्रेन बस। यानी कि वो सोचते हैं कि हमने तो यात्रा के लिए पैसा दिया है, भुगतान किया है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बसों में ट्रेनों में थूकते रहते हैं। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्टओवर्स वेयर दे डिजायर। यानी कि जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ पर वो थूक देते हैं और गंदगी फैलाते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड्स एंड स्ट्रीट और पब्लिक प्लेसेज एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटर्ड विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज दैट टेल्स अपॉन द हेल्थ एंड वेगोर। यानी कि जो हम गलियां देखते हैं, पब्लिक प्लेस देखते हैं, जैसे गार्डन है, कोई पार्क है, ठीक है, ये और उसके अलावा जो बिल्डिंग्स है, भवन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मंदिर है, चारों तरफ दाग लगे रहते हैं। यानी कि वो थूक देते हैं और उसके दाग लग जाते हैं। और वो किसी का स्वास्थ्य का भी परवाह नहीं करते हैं, ना तो अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हैं ना दूसरों की। ठीक है, और हेल्थ क्वेश्चन भी लिखा हुआ होता है, उसका भी वो ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से ये पैसेज आया है बच्चों, ध्यान से हम देखा, इसके बारे में पढ़ा और समझ लिया। फिर भी मान लो देख लेते हैं कि आपको ये पैसेज समझ में नहीं आता है या पढ़ नहीं पाते हो, फिर भी आप इसका आंसर कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो इसमें पहला क्वेश्चन है हु स्पॉइल द ट्रेन एंड बस। तो ये वाली लाइन, जो ये लाइन आई है ना, ये लाइन हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये देखो ट्रेन एंड बस। ठीक है, तो इसमें ट्रेन और बस में जो यात्रा करते हैं कौन होता है, पैसेंजर। तो पैसेंजर ये होते हैं, यात्री तो गंदा करते हैं, तो यात्री के बारे में हम लिख देंगे। उसी प्रकार से मैं दूसरा प्रश्न देखते हैं, फ्रॉम वूम द स्टेचुरी वार्निंग रिटर्न। ठीक है, यानी कि ये जो स्वास्थ्य संबंधी जो घोषणा होती है, जो लिखा हुआ होता है, वो किसके लिए होती है, वो होती है स्मोकर्स। देखो स्मोकर्स यानी कि धूम्रपान करने वालों के लिए होती है। ठीक है, जो भी धूम्रपान करता है वो चीज खरीदता है तो उसमें वार्निंग लिखी हुई आती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसके लिए लिखा हुआ होता है। अगला है व्हाट आर द पब्लिक प्लेसेज एंड फैसिलिटीज लिटर्ड विथ। यानी कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं और जो सुविधाएं होती है वो गंदगी किसके द्वारा गंदी की जाती है। तो बच्चों इसमें देखते हैं स्टेचुरी वार्निंग, इसमें है ट्रेन्स एंड बसेज, स्मोकर्स। तो इसमें सारी चीजें क्या है ना, ये आएगा ऑल शॉर्ट ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज। यानी कि सारी की सारी चीजें गंदगी फैलाने से हो जाती है, वो सारी की सारी दूषित हो जाती है। अगला चौथा है विच काइंड ऑफ स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। यानी कि किस प्रकार की जो स्मोकिंग होती है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो होती है पैसिव। यानी कि धूम्रपान जो करते हैं, ठीक है, धूम्रपान जो करते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है, इसमें है बीड़ी स्मोकिंग, अगला है स्मोकिंग ओपनली, और एक पैसिव। यानी कि जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसके अलावा चरस गांजा पीते हैं, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगला है इसमें पांचवा है व्हाट कंटिन्यूज विदाउट डिक्लाइन डिस्पाइट द वार्निंग।
यानी कि जो वार्निंग चेतावनी होती है उसके उसको ध्यान में होने के बावजूद भी, यानी कि उसके बिना भी लोग क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, बेचते हैं। तो इसमें आएगा द सेल ऑफ सिगरेट्स एंड बीडीज, यानी कि उन पे साफ सुथरा लिखा हुआ होता है कि हानिकारक है, फिर भी उसकी क्या होती है, उनका उपयोग लगातार होता है। अगला है पांच छठा है इसमें, व्हाट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिटरिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेज। ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेज पर जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उन पर अगर हम, जो भी धूम्रपान करता है वो गंदगी फैलाता है, तो उससे क्या होता है, थूकता है या गंदगी फैलाता है, कचरा पटकता है, जो भी उसने धूम्रपान किया है या गुटखा खाया है, जर्दा खाया है या कोई बीड़ी सिगरेट पी है, तो उससे क्या होगा, इट कोजेज बैड स्मेल एंड अफेक्ट हेल्थ, यानी कि उससे क्या होगा, बुरी बदबू आती है बीड़ी सिगरेट पीने वालों से, आसपास के लोग भी क्या है, परेशान हो जाते हैं, उनको भी वो प्रभावित करती है। उसके अलावा उनके स्वास्थ्य पर, पीने वाले प्लस उसके जो उसके संपर्क में आ रहा है, उसके आसपास है, उसके भी वो नुकसान पहुंचा देती है। सातवां है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल माने होता है संवैधानिक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल माने होता है बच्चों संवैधानिक। तो इससे संबंधित मीनिंग कौन सी है, स्टेचुरी, यानी कि जो वैधानिक चेतावनी होती है, वैधानिक यानी कि विधान यानी कि नीति के अनुसार बनाई गई, नियम के अनुसार, तो ये इससे रिलेटेड है, इसका सिनोनिम है और ये पर्यायवाची है, स्टेचुरी आ जाएगा इसमें। अगला है इसमें है आठवां क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अपोजिट ऑफ रिमेंबर। रिमेंबर मानी याद करना होता है और इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों फॉरगेट मानी भूल जाना या भूलना। ठीक है, इस प्रकार से हमें गद्यांश को सोल्व करना है। दूसरा गद्यांश है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि गद्यांश को पढ़ना है और उत्तर देना है। देखो इसमें लिख रहा है, हैप्पीनेस इज नॉट ए हाउस दैट कैन बी बिल्ड बाय ए मैन हैंड्स, यानी कि हैप्पीनेस यानी कि खुश रहना या खुशी कोई हाथ से बनाया हुआ घर नहीं होता है, ये तो अपने मन से प्रकट होती है। यानी कि हम अगर मन में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं या संतोष रहता है हमारे अंदर या संतुष्टि होती है, तो हम खुश रहते हैं। तो इसको कोई व्यक्ति बना नहीं सकता है, जैसे कोई मकान बना दिया। बट ए सॉन्ग दैट यू हियर एज यू पास द हेज राइजिंग सडनली एंड सिंपली इनटू द नाइट एंड डाइंग डाउन अगेन, यानी कि अगर आपने अपने आसपास में कोई गीत सुना है, चाहे से वो रात को सुना हो या सुबह सुना हो, तो हैप्पीनेस इज ऑप्शनल, यानी कि उससे खुशी क्या होती है, ऑप्शनल होती है। उससे इंसान खुश भी हो सकता है और परेशान भी हो सकता है। इसी प्रकार से ये गद्यांश दिया गया है हैप्पीनेस के बारे में। ठीक है, हमने थोड़ा बहुत कुछ भी जो पढ़ा है इसमें, उसमें हमें पता चला है कि हैप्पीनेस के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गद्यांश को पढ़ा, नहीं पढ़ा, फिर भी हम क्या है, इसको गद्यांश को जो पैसेज होता है उसको आसानी से सोल्व कर पाते हैं। इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है, हमें देखो, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने गद्यांश पूरा पढ़ा नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ा ना, थोड़े दो चार लाइन पढ़ी है और उसको समझ लिया है, हैप्पीनेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि खुश होना और खुशी के बारे में बताया गया है, जो आंतरिक मन प्रसन्न रहता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। तो हम देखेंगे इसमें, विच सिग्निफिकेंट ड्यूटी इज जनरली नेग्लेक्ट बाय पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है, उनकी ड्यूटी होती है, वो अधिकतर कौन सी है जो उनके द्वारा अनदेखी कर दी जाती है। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन हम ढूंढते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन आता है उसके जो WH वर्ड आते हैं, विच, वाट, विच, वेयर, वाई, हाउ, ये आते हैं, इनको छोड़कर उनके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसको भी छोड़ के, उसके बाद में जो मीनिंग्स है यानी कि क्लोज है, उपवाक्य है, उसको हम ढूंढेंगे कहाँ पर, गद्यांश में। और गद्यांश में जो लाइन मिलेगी वो क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन की जो मीनिंग है हमें पैसेज में मिलेगी, वो हम आसानी से उसमें से ढूंढेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, हमें ढूंढना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ढूंढते हैं। इसमें अधिकतर क्या होता है, पहले क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में ही मिल जाता है। ठीक है, तो पहले का आंसर हमें देखो, ये रहा, हमें पहले का आंसर मिला है ड्यूटी ऑफ बीइंग हैप्पी। तो ड्यूटी मिली है क्वेश्चन में से, तो बीइंग हैप्पी यानी कि खुश रहना हमारा कर्तव्य है, जिसको लोग क्या कर देते हैं,
नेगलेक्ट कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं। तो मेरा पहला कर्तव्य क्या है? खुश रहना। ठीक है, जीवन कैसा भी हो, कैसा भी चल रहा हो, हमेशा खुश रहना चाहिए हमें। अगला इसमें ये देखो, ड्यूटी मिली है ना हमें, तो ड्यूटी से वो लाइन हमें मैच कर गई। अगला है, व्हाट शुड ए पर्सन डू द रियलाइज दैट ही इज अ सोल एंड ही इज अलोन। ठीक है, तो इसमें ये लाइन हम, ये वाली जो लाइन है, इसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा हम ढूंढते हैं बच्चों, इसमें इसमें सर्च करेंगे हम। सर्च करने पर हमें देखते हैं कि दूसरे का आंसर हमें कहाँ मिलता है। ठीक है, दूसरे का आंसर हम ढूंढते हैं बच्चों। ये देखो, इसमें मिल चुका है, इसमें रियलाइज। ठीक है, नथिंग बिलोंग टू हिम फॉर एवर। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन की लाइन है और क्वेश्चन की लाइन ही हमें मिली है, तो हम लिख देंगे पॉइंट तक, यानी कि फुल स्टॉप तक इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट। अगला है थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज हैप्पीनेस, यानी कि जो लेखक है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार प्रसन्नता क्या चीज है। ठीक है, तो ये वाली लाइन ढूंढ लेते हैं हम। अब ये वाली लाइन हम ढूंढते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू ऑथर। ठीक है, लेखक के अनुसार। तो लेखक के अनुसार लिख रहा है इसमें, ये रहा, हैप्पीनेस इज ऑप्शनल, इट इज एन इनर फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट ऑफ जॉय। ये है। ठीक है, तो ये आंतरिक अनुभव होता है, और प्रसन्नता, खुश रहने का, और आनंद का क्या? आनंद की अनुभूति होती है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच मैगजीन डिड ए ग्रीक फिलोसोफर फॉलो। तो ये देखते हैं, ये वाली लाइन, ग्रीक फिलोसोफर फॉलो। ठीक है, तो ये लाइन हम ढूंढते हैं इसमें। ये रहा, देखो, ये देखो, ग्रीक फिलोसोफर मिल गया। अब पॉइंट यहाँ आ चुका है, तो इससे पहले से देख लेते हैं हम। नथिंग टू मच इज ए गुड मैगजीन ऑफ ए ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, तो यहां से लेकर पॉइंट तक, यानी कि फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस आंसर को ढूंढ रहे हैं, जो क्वेश्चन की लाइन है उसी को मैच करके लिख रहे हैं। अगला है, व्हाट शुड ए पर्सन थिंक एंड रियलाइज एवरी डे। व्हाट शुड ए पर्सन थिंक एंड रियलाइज एवरी डे, यानी कि एक व्यक्ति रोजाना क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। तो ये वाली लाइन हमें ढूंढनी है। ये क्वेश्चन की जो लाइन है, इसको हम मैच करेंगे, कहाँ मिलती है हमें, देखते हैं। ये देखो, एवरी डे ए पर्सन शुड थिंक एंड रियलाइज दैट नथिंग बिलोंग टू हिम फॉर एवर। तो यहाँ तक हमें लाइन मिली है, तो ये पॉइंट आ चुका है। पॉइंट से लेकर पॉइंट तक हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कितना इजी है करना इसको, पैसेज सोल्व करना। पैसेज करना बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो उसकी ध्यान से, तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता और आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखो, पैसेज भी बहुत ज़्यादा नंबर के आते हैं। इसमें ना तो कुछ याद करना है, ना कुछ रटना है, बस प्रैक्टिस करनी है एक दो बार और आपको सोल्व करना आ जाएगा। अगला है, व्हाट थिंग्स क्रिएट ए बेसिस ऑफ हैप्पी लिविंग, यानी कि ये वाली लाइन हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए लाइन, इसी लाइन को मैच करते हैं। तो ये रहा, इसमें है, कंपनी ऑफ नेचर एंड कंपनी ऑफ गुड बुक्स क्रिएट ए बेसिस ऑफ हैप्पी लिविंग हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा छठे का। अगला सातवां है इसमें, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज सेटिस्फेक्शन, यानी कि सेटिस्फेक्शन सा सिमिलर वर्ड, यानी कि सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या है। सेटिस्फेक्शन माने होता है संतोष या संतुष्टि, इसी प्रकार से इसका अर्थ होता है कंटेंटमेंट। जो कंटेंटमेंट लिखा हुआ है, ये इस गद्यांश के अंदर आया है। ये देखो, ये आ गया लाइन कंटेंटमेंट की। तो ये वाली लाइन हम लिख देंगे। लाइन नहीं, मीनिंग लिखनी है हमें। कंटेंटमेंट यानी कि संतोष से रिलेटेड, जो सेटिस्फेक्शन से जो सिमिलर वर्ड कौन सा है, कंटेंटमेंट यानी कि संतोष। अगला है इसमें, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। देखो, अब इसमें क्या है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड माने होता है विलोम शब्द, यानी कि उल्टा। नेगेटिव का उल्टा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव माने सकारात्मक, तो सकारात्मक इसमें लिखा हुआ आया है गद्यांश में, तो हमने उसमें से देख के लिखा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है इसमें, थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर अंकित लिविंग एट सुभाष नगर अजमेर, यू वांट अ कैमरा ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लैंड यू हीज कैमरा। तो आपका नाम अंकित है, आप सुभाष नगर अजमेर में रहते हो, ठीक है। गर्मियों की छुट्टी के दौरान आपको क्या है, घूमने जाना है और उसके लिए आपको कैमरे की आवश्यकता है। अपने दोस्त से कैमरा लेना है, ठीक है, पिक्चर्स वीडियो बनाने के लिए। आजकल तो मोबाइल में बना लेते हैं लोग बाग, कैमरा तो और भी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये हमें मांगना है, लेना है, उसके लिए पत्र लिखना है, ठीक है। अब इसमें आया है और, यानी कि अथवा। अथवा है, दोनों में से एक करना है, जो आपको अच्छे से आता है उसको करना है। इसमें है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इन योर लाइफ। यानी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो पत्र है, उसके लिए उसके एडिटर को, उसके संपादक को आपको बताना है किसका, कंप्यूटर एजुकेशन का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, कितना महत्व है, उसके बारे में लिखना है। ईमेल योर लेटर एट लेटर लेटर्स टू एडिटर @the rate टाइम्स ऑफ इंडिया .com पे आपको ईमेल करना। ईमेल के बारे में मैंने पिछले जो मेरा पेपर था उसकी मैंने बताया था। अब मैं सोच रहा था कि आपको लेटर लिखवा दिया जाए, तो लेटर मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। लेटर में सबसे पहले हम लेटर लिखेंगे, उसके बाद में पता लिखेंगे, 201 सुभाष नगर। सुभाष नगर उसमें दिया गया था, इसलिए मैंने सुभाष नगर लिखा है इसमें। उसके अलावा अजमेर, जो शहर का नाम इसमें बताया गया है, वो हमें लिखना है। अगर नहीं आता है तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। पता में 201 की जगह आप 401, 200, 100 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने 9 जनवरी 2026 इसमें लिखा है, आप डेट अपने अनुसार लिख सकते हो, ठीक है। अब हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे माय डियर श्याम। अगर दोस्त को लिखते हैं तो नाम लिखेंगे, अगर अपने से बड़े को, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, अपने अंकल जी को लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखना है, बस माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर अंकल लिख सकते हैं। इसमें एक लाइन है, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू ऑल विल बी सेम देयर। ये लाइन क्या है, हर पत्र में आपको लिखनी है इनकी, मैं यहाँ पर राजी खुशी में हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी राजी खुशी में कुशल मंगल होंगे। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, ये लाइन जरूर लिखनी है। किसमें, इनफॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर कौन होता है, जो अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, मित्रों को लिखते हैं, ठीक है। और फॉर्मल लेटर होता है औपचारिक पत्र, जो हम किसी ऑफिस, किसी कार्यालय को लिखते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल जो अनौपचारिक है, अपने दोस्तों, मित्रों, अपने परिवार के लिख रहे हैं, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हमें लिखना है, कैमरा लेना, छुट्टियां आ गई है, अब क्या करना है उसके बारे में बताना है। तो हम लिखेंगे माई एग्जाम्स आर ओवर, मेरी परीक्षाएं पूरी हो गई है। आई डिड वेल, मैंने अच्छा किया, यानी कि अच्छा पेपर हुआ। द समर वेकेशन स्टार्ट्स ऑन 16 मई, यानी कि 16 मई को पेपर स्टार्ट हो रहा है, या पेपर क्या, सॉरी, इसमें छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है, हो रही है। आई प्लान टू विजिट माउंट आबू इन द वेकेशन, यानी कि छुट्टियों में मैंने माउंट आबू घूमने का योजना बनाई है। आई वांट पिक्चर्स टू कीप मेमोरीज ऑफ द ट्रिप, यानी कि जो यात्रा है, घूमने का है जो प्लान है, उसकी यादें, ठीक है, उसकी यादें रखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, फोटोएं चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, तस्वीरें चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, आई नीड अ कैमरा फॉर द वेकेशन, माई एल्डर ब्रदर एंड आई नो हाउ टू यूज इट। यानी कि अब उसके बारे में हमने कारण दे दिया, भाई कैमरा क्यों चाहिए, उसके बारे में कारण हमें लिखना है। तो हम हिंदी में सोच के आराम से और भी कोई कारण दे सकते हैं। तो उसमें हमने बताया कि भाई ये कारण है, इसलिए हमें कैमरे की आवश्यकता है, और मेरा भाई और मैं अच्छे से कैमरे को यूज करना जानता हूँ। अगला है, वी विल टेक केयर ऑफ द कैमरा, यानी कि हम कैमरे का अच्छी सी देखभाल रखेंगे, यानी कि साल संभाल के रखेंगे। आई विल रिटर्न द कैमरा आफ्टर आई कम बैक, यानी कि जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं आपको वापस कैमरा दे दूंगा। प्लीज डू नॉट रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट, यानी कि कृपया जो मैंने निवेदन किया है उसके लिए मना मत करना, ठीक है। इस प्रकार से निवेदन भरी बातें हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये लाइन हमेशा ध्यान रखना है, माई कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी कि आपके माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। ये लाइन हमेशा याद रखना है, लिखना है, ठीक है। फिर लिखेंगे योर सिंसियरली, ठीक है। अगर मित्रों को लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली, ठीक है। और पिताजी को इनको लिख रहे हैं तो योर लविंग, ठीक है, योर लविंग आ जाएगा इसमें।
किसको लिख रहे हैं? बड़ों को, अपने पिताजी को, माताजी को, अंकल जी को लिख रहे हैं तो लविंग लिख देंगे, और नहीं तो फिर दोस्तों को लिख रहे हैं, छोटों को लिख रहे हैं तो सिंसियरली, फिर अंकित जो नाम बताया गया था उसमें लिख लेंगे। इस प्रकार से हमने ये पत्र बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बताया है, इस प्रकार से आप लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों इसमें, और जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। ठीक है, और आपको अच्छे से अच्छे इसमें समझ में आए और आपको फायदा मिले। अगला है इसमें चौथा है, राइट ए शॉर्ट स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स, ऑलमोस्ट आल्सो मेंशन द टाइटल एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी। यानी कि 100 शब्दों में, यानी कि 10 लाइन में, 10 लाइन्स में हमें क्या करना है? स्टोरी लिखनी है। एक लाइन में 10 शब्द होते हैं, 10 लाइनों में लिखनी है। उसके अलावा हमें क्या करना है? टाइटल माने शीर्षक, यानी कि स्टोरी का नाम। उसके अलावा हमें मोरल भी लिखनी है, मोरल यानी कि शिक्षा भी लिखनी है। ठीक है, अब पहले तो उस कहानी को ध्यान से देखने के बाद में पता करेंगे कि काय की कहानी है, उसका नाम क्या है, उसकी शिक्षा क्या है। इसमें लिख रहा है, टू कैट्स अ पीस ऑफ ब्रेड डिवाइड वन पीस बिगर क्वारल अ मंकी, यानी कि बिल्ली और बंदर की कहानी है। दूसरी कहानी है इसमें, अथवा में, दोनों में से एक करना है, अ स्टेक थ्रस्टी रिफ्लेक्शन इन वाटर ब्यूटीफुल हॉर्न्स हीज लेग्स, यानी कि वैन स्टेक घमंडी बारहसिंगा की कहानी है। ठीक है, तो दोनों में से हम एक कर लेते हैं। स्टोरी है द वैन स्टेक, यानी कि घमंडी बारहसिंगा, उसकी कहानी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताई है। आप इसे ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करें, और लिख लिख के याद करें। लिखने से आपकी राइटिंग अच्छी होगी, प्रैक्टिस होगी, लिखने की आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो लिख के याद करना चाहिए हमेशा। अगला है, देखो इसमें राइटिंग अच्छी होगी तो अच्छा मिलेगा आपको नंबर। स्टेक लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, यानी कि एक बार बारहसिंगा जंगल में रहता था। ही हैड ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उसके बहुत सुंदर सींग थे। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ देम, यानी कि उसे बहुत उस पर घमंड था। वन डे अ हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि एक दिन एक जो शिकारी था जंगल में आया। द स्टेक रैन अवे, यानी कि शिकारी को देखा और वो भाग गया। ठीक है, बट हीज हॉर्न्स गोट स्टक इन बुशेज, यानी कि लेकिन उसके जो सींग थे वो काई में फंस गए, झाड़ियों में। फिर आगे, ही ट्राई टू फ्री देम बट ऑल इन वेन, उसने उससे बाहर निकलने की, यानी कि छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था। द अगली लेग सेव्ड हिम, यानी कि जो अपने पैरों को वो बुरा समझता था, गंदे भद्दे समझता था, उसकी सहायता से वो दौड़ा और उसकी उस सहायता की, यानी कि उसके टांगों ने, उसके पैरों ने उसकी सहायता की। ठीक है, बट द ब्यूटीफुल हॉर्न्स पुट हिज लाइफ इन डेंजर, लेकिन जो उसके सुंदर सींग थे उसकी लाइफ को, उसके जीवन को उसने खतरे में डाल दिया। अगला लिख रहा है इसमें, द हंटर्स डॉग रीच देयर, यानी कि शिकारी के कुत्ते वहां पहुंच गए। दे किल्ड हिम, यानी कि कुत्तों ने उसे मार दिया। तो बच्चों इससे समझ में आता है कि जो हमें चीज़ अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छी हो, यानी कि हमारे फ़ायदा, यानी कि हमारी सहायता करे, वो हमारे लिए घातक भी हो सकती है। तो इसमें मोरल क्या है बच्चों? इसमें शिक्षा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि सारी चमकने वाली वस्तुएँ, चीज़ें सोना नहीं होती है। यानी कि जो सींगों को वो सोना समझता था, यानी कि उसके लिए बहुत सुंदर लगते थे, उसी के कारण वो मारा गया। लेकिन जिस पैरों को वो बुरा, भद्दा या गंदा समझता था, जिसको वो पसंद नहीं करता था, उसी के कारण वो बच पाया था, लेकिन सींगों के कारण मारा गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि सभी चमकने वाली वस्तुएँ सोना नहीं होती है। इस प्रकार से ये सुंदर सी, प्यारी सी और छोटी सी कहानी मैंने बताई है। अगर आप ग्रामर में, आपकी इंग्लिश ग्रामर में देखोगे तो बहुत बड़ी होगी कहानी, और आपको थोड़ा बोरिंग सी भी लगेगी, याद करने में परेशानी होगी। तो इस कहानी को आप ध्यान से प्रैक्टिस करके लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, और अपनी कॉपी में, आपकी जो रफ कॉपी है, नोटबुक है, उसमें देख के आप इसे उतार सकते हैं, और इस वीडियो को बार-बार में देख के भी आप आसानी से सीख सकते हैं। आगे है बच्चों, इसमें देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स अ विजिट टू जू, यानी कि चिड़ियाघर की सैर। इसमें जो मीनिंग्स आई है बच्चों, इस मीनिंग का और इन जो क्लोजेज है, इनका उपयोग करते हुए हम वाक्य बनाते हुए ये जो गद्यांश है वो 10 लाइनों में लिख सकते हैं। इसमें अलावा, इसके अलावा अथवा है इसमें, दोनों में से एक, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स इन गिवन विजुअल एड्स गार्डनिंग एज हो हॉबी। तो ये तो वर्बल वर्बल है ये। ठीक है,
और ये है विजुअल। वर्बल मानी मौखिक प्रेरणा, ये है दृश्य प्रेरणा। तो दोनों में से एक करना है, ठीक है। तो ये मौखिक प्रेरणा यानी इसमें आपको बता दिया गया है कि आपको चिड़ियाघर की शेर पे लिखना है, उसमें मीनिंगें दे दी है आपको, और उसका उनकी सहायता से आपको क्या करना है, एक गद्यांश लिखना है, पैराग्राफ लिखना है छोटा सा। उसके अलावा एक गार्डनिंग का जो चित्र आया है देखो, इसमें विजुअल एड्स है ये, है ना। ये दृश्य प्रेरणा है, इसको कहते हैं हम दृश्य प्रेरणा। दृश्य प्रेरणा के आधार पे हमें क्या करना, गार्डनिंग। अब इस गार्डनिंग में देखो, एक गार्डनिंग के लिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक महिला दिखाई गई है इसमें, और गार्डन का चित्र दिया गया है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो हमने इसमें विजिट टू जू यानी कि चिड़ियाघर की सैर के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है, देखो बच्चों ध्यान से देख लेते हैं। लास्ट वीक आई वेंट टू द जू एट रामनिवास गार्डन इन जयपुर विथ माय पेरेंट्स, यानी कि पिछले सप्ताह में अपने माता पिता के साथ में जयपुर रामनिवास बाग देखने गया। आई सा अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स देयर, यानी कि मैंने बहुत सारे वहाँ पर जानवर और पक्षी देखे। इन एनिमल सेक्शन, यानी कि दो सेक्शनों में बटा हुआ था जो चिड़ियाघर था, उसका जो जानवरों वाला जो भाग था उसमें मैंने क्या क्या देखा उसके बारे में लिखा है हमने। आई सा लोइंस, टाइगर्स, व्हाइट एंड ब्लैक बेयर्स, एलिफेंट्स, जेब्रा, जेकल्स, मंकीज, डियर, क्रोकोडाइल्स एसेट्रा, यानी कि मैंने वहां पर इतने सारे जानवर देखे। अगला है इन द बर्ड्स सेक्शन आई सा व्हाइट पिकॉक एंड व्हाइट पिजन्स, यानी कि पक्षियों के विभाग में मैंने सफेद रंग के मोर और सफेद कबूतर देखे। उसके अलावा है कलरफुल पैरेट्स एंड स्पैरो, यानी कि रंगीन मैंने तोते और चिड़िया देखी। क्रेन्स मानी सारस और इत्यादि देखे। इसके बाद में वाचिंग द मैजेस्टिक क्रिएचर्स अप क्लोज वाज अ फैसिनेटिंग एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि इस प्रकार के जो अद्भुत पक्षी थे, जानवर थे, उनको देखकर मेरे लिए एक बड़ा ही अत्यंत अद्भुत अनुभव था, और उससे मुझे शैक्षिक जानकारी भी मिली, यानी कि मेरे नॉलेज उससे बढ़ी। उसके बारे में हमने छोटा सा एक निबंध लिखा है, उसको आप प्रैक्टिस करके आसानी से लिख सकते हैं, विजिट टू अ जू, ठीक है। और ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बताया है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। अगला है, अब ग्रामर का सेक्शन आ चुका है, सेक्शन सी ग्रामर यानी कि व्याकरण का है। इसमें देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि उपयुक्त क्रियाएं हमें भरनी है। अब क्रिया देखते हैं क्या है इसमें। सीता नॉट कम यट, अब यट आया है इसमें बच्चों। अब यट किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड होता है, जो आपने टेंस पढ़े होंगे और टेंस के बारे में पढ़ा होगा। टेंस में क्या होता है, ये क्या होती है, जो यट है, ठीक है, ऑलरेडी है, ठीक है, बिफोर है, एट दिस टाइम, ऑलवेज, नेवर, ये क्या होती है, टेंस रिलेटेड एडवर्ब्स होती है ये। काल संबंधित क्रिया विशेषण होते हैं, इनको देख के हम टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे रट यट देखते ही, यट मानी अभी तक, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हेजेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सीता एक वचन है तो इसके साथ हेज लगा देंगे हम, और नोट है तो नोट का यूज कर देंगे, ठीक है। और कम थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, यानी कि थर्ड फॉर्म भी ये हो जाएगी। तो हेज प्लस नोट प्लस कम हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला है मदर कुक फूड बिफोर वी रीच्ड होम, ठीक है। अब इसमें देखना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर। बिफोर आता है तो एक वाक्य में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, और दूसरे में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट भरेंगे तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और हेड परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई सा ही परफेक्ट हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में थर्ड फॉर्म आती है। तो बिफोर को देख के हमने भर दिया है इसमें। हमेशा ध्यान रखना, बिफोर आ गया अगर वाक्य के बीच में, दो वाक्य है, दो सेंटेंस आए हैं, तो एक में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और दूसरे में आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अगला है व्हाइल आई लिसन टू द म्यूजिक माई यंगर सन वाज डांसिंग। अब वाइल आ गया इसमें। अब वाइल ऐसा शब्द है, इसको हमें ध्यान रखना है। वाइल में क्या होता है, अगर वाइल के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया है
तो दूसरे में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। देखो इसमें लिख रहा है माई यंगर सन वाज डांसिंग, अब वाज डांसिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी इसमें मैंने प्रेजेंट बोल दिया, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। तो एक में पास्ट आया तो दूसरे में भी आएगा, तो इसमें भी आ जाएगा वाज लिसनिंग। ये वाज लिसनिंग इसलिए आया है क्योंकि वाइल आया है और वाइल के साथ में दोनों टेंस में, दोनों सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इसमें क्या आता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आ जाता है, ठीक है। अगला है आई राइट दिस बुक फॉर लास्ट 4 ईयर्स। अब देखो लास्ट यानी कि पिछले, पिछले यानी कि पास्ट टेंस, प्लस उसके बाद में आया है 4 ईयर्स, ठीक है। अब 4 ईयर्स आया है, इसमें समय आ गया है, पास्ट टेंस प्लस टाइम आया है, टाइम आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हेड बीन आ चुका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें जुड़ चुका है। तो ये बच्चों विशेष ध्यान रखना है आपको, ये मैंने समझाया है, इसको बार बार में देख के आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, और जो कोई समझ में नहीं आया कोई पूछ सकते हो आप कमेंट करके। अगला है 7वां क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट इट्स सब्जेक्ट। वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ा होगा आपने, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट सेम ही होता है, यानी कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब आएगी, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसमें लिख रहा है नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज ब्रॉट टिफिन, ठीक है। नाइदर नाइदर मानी न तो, नाइदर मानी कोई भी, गर्ल्स हैज, हैज और हैव ब्रॉट टिफिन बॉक्स, तो इसमें किसी के लिए भी कहा गया यानी कोई भी नहीं लाया, तो इसमें एक वचन का यूज किया जाएगा, तो इसमें हैज आ जाएगा, हैज, ठीक है। अगला इसमें नाइदर सीता नोर हर सिस्टर्स, ठीक है। अब सिस्टर्स आ गया है इसमें, लास्ट में देखा सिस्टर्स आया है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा वर का यूज कर देंगे, इसमें वर प्लेइंग, ठीक है। सिस्टर्स यानी कि बहुवचन आ गया है। इसमें देखो नाइदर सीता नोर हर सिस्टर्स, दो चीजें आई है, एक तो सीता है और उसकी बहनें हैं, दो सब्जेक्ट बताए गए हैं, और लास्ट का जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर आ जाएगा इसमें। अगला है इसमें 8वां क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग पार्ट्स, सॉरी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि जो नीचे वाक्य दे रखे हैं बहुवचन में, यानी कि दो वाक्य है उनको एक के साथ जोड़ना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करके भी कर सकते हैं आसानी से। देखो इसमें रेखा पार्टिसिपेटेड इन द रेस, सी हैड अ लेग इंजरी, यानी कि रेखा ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, और उसमें आ रहा है दाव, दाव मानी यद्यपि, दाव मानी यद्यपि होता है, तो हम लिखेंगे यद्यपि सीता के पैर में लगी हुई थी फिर भी उसने भाग लिया, तो हम दो से स्टार्ट कर देंगे। दो रेखा हैड अ लेग इंजरी, शी पार्टिसिपेटेड इन द रेस, ठीक है। यद्यपि उसके लगी हुई थी फिर भी उसने क्या किया, भाग लिया, तो यद्यपि से हम शुरू कर देंगे। अगला है इट वाज ए बोरिंग मूवी when left before we left before it ended, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, इट वाज, ये देखिए इसमें सच और दैट का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें सच और दैट का यूज कैसे करते हैं, जैसे सो दैट का यूज करते थे हम, है ना, टू टू का यूज करते थे, उसी प्रकार से सच दैट का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे इट वाज सो बोरिंग मूवी, ठीक है। इट वाज सो बोरिंग, सो सॉरी इसमें सच है तो सो की जगह हम सच लिखेंगे, इट वाज सच अ बोरिंग मूवी, ठीक है। फिर उसके बाद में पॉइंट को हटाकर दैट का यूज कर देंगे, फिर हम लिखेंगे वी लेफ्ट बिफोर इट एंडेड। इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, यानी कि कनेक्टिव में भी आ जाता है, कनेक्टिव माने संयोजक में। अगला है 9वां प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है कर्मवाच्य में, ठीक है। अब इसमें लिख रहा है द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, यानी कि लड़के कक्षा में आवाज कर रहे थे।
अब वर्ब मानी कंटिन्यूस टेंस है ये, ठीक है। सी मानी कंटिन्यूस, टी मानी टेंस। कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस में क्या करते हैं हम, कंटिन्यूस का सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की यूज करते हैं, प्लस बीइंग भी लगा देते हैं, बस ये थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट है, मुख्य क्रिया के बाद में आता है, मुख्य क्रिया है अनोइज, अनोइज पहले लिख लेंगे। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में हमारा वाक्य आया है, एक्टिव वॉइस आई यानी कि क्वेश्चन आया है। अब उस टेंस कौन सा है, वाज वर, यानी कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आया है। अब पास्ट कंटिन्यूस के टेंस के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा। यहाँ तो वर लिख रहा है लेकिन हमने वाज का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अ नॉइज है। अ नॉइज, नॉइज माने आवाज, ठीक है। माने एक, यानी कि सिंगुलर है, इसलिए वाज का यूज करेंगे। उसके बाद में लगाएंगे बीइंग। कंटिन्यूस टेंस में प्रश्न आएगा तो बीइंग जरूर लगाना है। कहाँ पर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फिर उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, ठीक है। फिर लगा देंगे बाय। फिर उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है, इसकी ये सब्जेक्ट है, इसके लिए हम लिख देंगे द बॉयज। ऐसे कैसे, और बाद में जो बचा है एक्स्ट्रा में उसको लिख देंगे लास्ट में इन द क्लास, ठीक है। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला है 10वां, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हम देख लेते हैं। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस। तो बच्चों ये क्या है, ये जो निशान होता है वो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ठीक है। विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य है ये। इसमें क्या करते हैं हम, व्हाट से और हाउ से स्टार्ट होता है तो हम सेड को किसमें बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक है, यानी कि आश्चर्य के साथ, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है। ही सेड, उसने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस इज, यानी कि कितनी सुंदर पिक्चर है। तो इसमें अमेजिंग हो रहा है, अमेज हो रहा है, वो सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, इसलिए हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा हमने, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। लिखने के बाद में क्या करेंगे, संयोजक दैट का यूज करते हैं, यानी कि ये कोमा और इन्वर्टेड जो कोमा होता है इसको हटा देते हैं और संयोजक दैट का यूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है जहाँ से वाक्य शुरू होता है वहां से शुरू करेंगे, व्हाट से नहीं करेंगे, हम करेंगे दिस और दैट से। दिस से स्टार्ट होगा वाक्य, वहां से स्टार्ट करेंगे। अब दिस को बदलते हैं हम पैसी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इनडायरेक्ट बनाते समय दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, ये दैट आ गया है। और टेंस रिलेटेड चेंज भी करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो पास्ट कंटिन्यूज हो जाएगा, इसलिए वाज आ गया है। वेरी जोड़ना है और ब्यूटीफुल पिक्चर आ जाएगा, वाट ए हट जाता है, ठीक है। वाट ए हट जाएगा इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, विस्मयादि बोधक वाक्यों में, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें अब देखो गद्यांश आ गया है, कितनी अच्छी बात है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर लिखना है, ठीक है। चलो हमने ये पैसेज पढ़ा ही नहीं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 year old गर्ल इज completely alone in the world, यानी कि मुझे अच्छी तरह से ये साबित करने दो कि कोई भी ये नहीं मानेगा जो 30 साल की लड़की है वो संसार में बिल्कुल अकेली है ना। यानी कि इसके बारे में बताया गया है। चलो हमने ये गद्यांश नहीं पढ़ा है, हम तो क्या करेंगे सीधे ही लाइन मिला के उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाज एनी कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, नो शी वाजंट। देखो यहाँ लिख रहा है नो वन सरफेस आई सीम हैव टू एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, यानी कि उसमें बताया गया है जो इन्नी नाम की लड़की थी वो अकेली नहीं थी लेकिन वो मानती थी अपने आप को, तो यहाँ पर आएगा नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हर प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी, तो शी इज अनेबल टू गेट एनी क्लोजर टू फ्रेंड, तो उसकी समस्या देखो यहाँ लिखी हुई थी और इसी में से हमने देख लिया है उसकी प्रॉब्लम को। थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज वाई एनी हैज स्टार्टेड राइटिंग, तो उसने शुरू किया था डायरी लिखना। अगला है, हाउ मेनी पीपल आर देयर हुम एनी कॉल फ्रेंड्स, तो यानी कि
कितने लोग थे उसमें 30 इसमें लिखा हुआ है, गद्यांश में 30 तो 30 हमने लिख दिया 30 के बारे में। अगला है इसमें पांचवा क्वेश्चन है, शी हैड सो मेनी पीपल विथ हर व्हाट डज शी नॉट हैव। अब ये वाली लाइन ढूंढनी है, ठीक है। अब ये वाली लाइन हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ देखो ये लिख रहा है, नो वन सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। यहाँ तक इसका आंसर हो गया है, लाइन मिल चुकी है क्वेश्चन की और हम आसानी से इसमें से देख के लिख लेंगे। छठा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट शी थिंक इज हर फॉल्ट, उसकी क्या गलती थी, उसके बारे में वो सोचती थी। देखो ये देखो, ये फॉल्ट मिला है, हमें मिला है ना इसमें, इट इज माई फॉल्ट दैट वी डोंट फॉरबिड डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लाइन मिला के उत्तर लिख लेंगे। ये गद्यांश कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा एक गद्यांश और है, दोनों में से एक करना था, दोनों में से एक कर लिया हमने। आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखते रहिए, इसको स्किप नहीं करना है, वीडियो नहीं छोड़ना है, आपका पेपर अच्छे से सोल्व होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। इसमें है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। यानी कि 20 से 30 शब्दों में, यानी कि 2 से 3 लाइनों में उत्तर लिखना है। किसमें से 4 प्रश्न आए हैं, उसमें से 3 करने हैं, ठीक है। इसमें है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। यानी कि जो नेल्सन मंडेला का पार्ट आया था, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो नेल्सन मंडेला का एक लेसन आया था आपकी उसमें टेक्स्ट बुक में, और उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे उसका किस प्रकार से धन्यवाद दिया, ठीक है। तो हम इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट रूप में लिखा है मैंने, नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर देयर सपोर्ट इन द फाइट अगेंस्ट अपार्थेड एंड फॉर हेल्पिंग टू फ्री हिम फ्रॉम प्रिजन। यानी कि उनके जो साथी थे, वो बाहरी जो नेता थे विदेशी, उन्होंने उनका साथ दिया, ठीक है, और उनको जेल से छुड़ाने में उनकी सहायता की थी, इस प्रकार से उनका धन्यवाद दिया था। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट मनी थ्रू मेल। यानी कि लेंचो मेल से धन क्यों नहीं चाहता था। अ लेटर टू गॉड जो लेसन था उससे आया है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बताया है। देखो अगर आप ग्रामर में इनमें देखोगे मेरे आंसर को नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बना के लिखा है इसमें। और इन क्वेश्चन के जो आंसर है उनको आप ध्यान से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद होंगे, और ये जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें है, लेंचो डिड नॉट वांट मनी थ्रू मेल बिकॉज ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वुड स्टील इट। वो इसलिए नहीं मंगाना चाहता था क्योंकि वो सोचता था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है वो उसे चुरा लेंगे। बस इतना छोटा सा उत्तर लिखा है मैंने इसमें। अगला थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड एनी फ्रैंक हाइड ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन। यानी कि एनी फ्रैंक ने अपने आप को छुपाया कब, जर्मन ऑक्यूपेशन, जब जर्मनियों ने आक्रमण कर दिया था, अधिकार कर लिया था, एनी फ्रैंक ने कहाँ छुपाया। तो इसमें लिखेंगे, एनी फ्रैंक हिड ए सीक्रेट एनेक्स इन एम्स्टर्डम। ये इतना सा आंसर है, छोटा सा। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट बस जर्नी, ठीक है। तो छोटा सा आंसर लिखा है, इसको ध्यान से देखिए, वल्ली लिसन टू द पैसेंजर्स एंड वॉच्ड बसेज टू लर्न अबाउट द जर्नी। बस इतना सा आंसर है, शॉर्ट में लिखा है बिल्कुल। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 13 क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी कि 60 शब्दों में उत्तर देना है, 6 लाइनों में, थोड़ा निबंधात्मक है, ऐसे टाइप है। इसमें देख लेते हैं, एक का देना है, 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों में से एक का है। इसमें, हाउ इज रिवर कावेरी अ लाइफ लाइन फॉर वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग। यानी कुर्ग के अंदर जो जंगली जीवन था उसके लिए कावेरी जो नदी है वो उनके लिए जीवन दायिनी कैसे थी। बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, द कावेरी प्रोवाइड्स वाटर एंड सपोर्ट्स फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड हेल्पिंग वाइल्ड लाइफ सर्वाइव। यानी कि वो पानी की जो आवश्यकता थी उसको पूरी करती थी, जिससे वन बचे रहते थे और जंगली जानवरों जीवित रह पाते थे। इतना छोटा सा आंसर है इसका। अगला है, वाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन हीज लेज।
इसका आंसर है ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई सो ही स्टेड अलोन एंड द ऑन द लेज। ठीक है, इतना शॉर्ट में आंसर दिया है मैंने। अब इसमें 60 शब्दों में पूछा गया है, लेकिन अगर आप शॉर्ट एंड स्वीट लिखोगे अपने तरफ से बना के तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। 14वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन। इसमें भी देखो 60 शब्दों में देना है, दो में से एक देना है। इसमें है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द नेचर ऑफ द प्रोटागोनिस्ट एंड द हीरोइन ऑफ द प्ले प्रोपोजल। द प्रोपोजल के बारे में बताया गया है, तो इसमें लिखेंगे आंसर द प्रोटागोनिस्ट लोमो इज नर्वस एंड फॉर्मल, द हीरोइन नतालिया इज बोल्ड एंड आर्गुमेंटिव। जो नतालिया हीरोइन थी वो बड़ी ही बहादुर और क्या थी, वार्तालाप करने वाली थी। ठीक है, तो इसके बारे में आंसर ये आ चुका है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द चुबुको आर द डिफेक्ट्स इन गैस। द प्रोपोजल लेसन से ही आया है, इसमें लिखेंगे आंसर द डिफेक्ट्स आर दैट गैस इज अ बेड हंटर एंड ए लायर। इतना छोटा सा आंसर दिया गया है इसमें, बिल्कुल शॉर्ट में। आप इसे ध्यान से देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये दो आए हैं अथवा में, दोनों में से एक करना है। ठीक है, इसमें लिख रहा है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन। यानी कि जो कोहरा होता है, आजकल सर्दियों का समय है, कोहरा फॉग, जो कोहरा है, धुंध छा जाती है, वो कैसे आता है, जैसे बिल्ली आती है ना चुपके से, धीरे धीरे, और चुपके से चली जाती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, वो चारों तरफ बंदरगाह पे, शहरों में छा जाता है, चारों तरफ शांति हो जाती है और फिर उसके बाद में चला जाता है। इसके बारे में बताया गया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉग डू आफ्टर अराइविंग। तो इसका आंसर होगा इट लुक्स ओवर द हार्बर एंड सिटी। ये आया देखो, हार्बर एंड सिटी, तो इसके बारे में हमने लिखा। अगला है हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसे आता है, आता है साइलेंट ऑन चेज एंड देन मूव्स ऑन। ये तो आंसर है, इसी लाइन में से मिल चुका है। अगला है व्हाई डज द पोएट कंपेयर द फॉग विद ए कैट। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिल्ली से क्यों कंपेयर किया है फॉग यानी कि धुंध, कोहरे को, बिकॉज फॉग कम्स साइलेंटली रेस्टिंग ऑन इट्स हॉन्चेज लाइक ए कैट एंड डिसअपियर इन द सेम मैनर। ठीक है, बिल्ली की तरह चुपचाप आता है और चुपचाप चला जाता है। तो यहाँ से हमने देखा, इसमें बताया गया था, देखो ये लाइन है, ये लाइन भी हम आसानी से लिख सकते हैं देख के, और उससे हमने जो देखा सीखा उसके बारे में हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो गद्यांश ऐसी चीज है, टीप के लिखना है, नकल के साथ, अकल के साथ नकल करनी है, कुछ नहीं करना उसमें। अगला है इसमें 16वां क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स ईच। यानी कि 20 से 30 शब्दों में, यानी कि 2 से 3 लाइनों में उत्तर देना है, 3 में से 2 के। अब 3 प्रश्न आए, 2 के करने हैं। व्हाट आर द व्यूज ऑफ पोएट अबाउट डिजायर। यानी डिजायर यानी कि इच्छा के बारे में कवि की क्या दृष्टिकोण है। फायर एंड आइस के बारे में लेसन है इसमें टेक्स्ट बुक में आपके, उससे आया है। तो हम लिखेंगे द पोएट से डिजायर इज ए पैशनेट बर्निंग फीलिंग दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन लाइक फायर। ठीक है, तो ये छोटा सा आंसर था इसका। अगला है व्हाट डज द टाइगर थिंक व्हेन ही लुक्स एट द स्टार्स। अ टाइगर इन द जू, यानी कि जब शेर तारों को देखता है तो वो क्या सोचता है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे टाइगर थिंक्स द स्टार्स आर ब्यूटीफुल एंड वंडर व्हाई ही इज कैच्ड इंस्टेड ऑफ फ्री। यानी कि जो तारे हैं बहुत सुंदर है, चमकदार है, अद्भुत है, लेकिन वो इस पिंजरे के अंदर बंद क्यों है, वो स्वयं के बारे में सोच रहा है। अगला क्वेश्चन है 17 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी कि 60 शब्दों में से 2 प्रश्नों में से किसी एक के बारे में उत्तर देना है। ठीक है, इसमें पहला है व्हाट डू अमांडास फैंटेसीज रिवील अबाउट हर फीलिंग्स। अमांडा यानी कि अमांडा की जो कल्पनाएं थी और उसकी अनुभव को किस प्रकार से प्रदर्शित करती है, तो हम लिखेंगे अमांडास फैंटेसी शोज, यानी कि उसकी कल्पनाएं प्रकट करती है, बताती है। सी फील्स नेग्लेक्टेड एंड विशेष फॉर फ्रीडम एंड अ लविंग एनवायरनमेंट, यानी कि वह
महसूस करती है कि उसकी अनदेखी की जा रही है। वो आशा करती है किसकी? आज़ादी की। और वह इस प्रकार के वातावरण में से दूर बिल्कुल एक रोचक पर्यावरण में यानी कि वातावरण में जीना चाहती है। ठीक है। अगला है इसमें, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट ट्रीज डिपार्चर? तो द ट्रीज के बारे में जो लेसन था उससे आया है। इसमें लिखेंगे, द स्पीकर फील्स सैड एंड एम्प्टी व्हेन द ट्रीज डिपार्ट मिसिंग देयर प्रेजेंस। यानी कि जो स्पीकर है यानी कि जो बोलने वाला है, पाठ का जो लेखक है, वो बताता है, महसूस करता है दुखी, सैड मानी दुखी, दुख महसूस करता है और खालीपन सा महसूस करता है। कब करता है? जब पेड़ पौधे उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी उपस्थिति वो नहीं मिल पाती, यानी कि उसको पेड़ पौधे दिखते नहीं है तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है। अगला 18वां क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड। यानी कि 20 से 30 शब्द, यानी कि 2 से 3 लाइनों में 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने। अगला प्रश्न है इसमें, व्हाट वाज द रीजन ऑफ लोइजेल रूइन? यानी कि लोइजेल के नष्ट होने का कारण क्या है? तो नेकलेस लेसन से ये आया है। बहुत ही मजेदार शानदार पाठ था ये नेकलेस, बड़ा रुचिकर, बहुत अच्छा लगा पढ़ के इसको। तो इसमें लिखेंगे हम, लोइजेल्स रूइंस वाज कॉज्ड बाय रिप्लेसिंग अ लॉस्ट डायमंड नेकलेस विद एन एक्सपेंसिव वन ही कुड रिपे। ठीक है, यानी कि वो डायमंड वाला जो हार उसने उधार लिया था उसको खो देती है वो, और उसको चुकाने में उसकी लाइफ नष्ट हो जाती है। लेकिन लास्ट में उसे पता चलता है कि जो उसने वो खोया था वो ही नकली था। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विथ सुलेखा एट द एज ऑफ 10 मंथ्स? भोली भोली लेसन से आया है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लेसन है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सुलेखा हैड ए स्पीच प्रॉब्लम एट 10 मंथ्स। यानी कि 10 महीने की जब वो थी तो उसको बोलने में परेशानी होती थी। मेकिंग हर अनेबल टू स्पीक क्लियरली, यानी कि वो चाहती थी कि वह बोलना बिल्कुल ठीक हो जाए उसका, और वो अच्छे से बोलना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है 19, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो देख लेते हैं, इसमें से दोनों में से एक करना है। व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थिप ओवर द पुलिस? ठीक है, यानी कि अनिल पुलिस को, चोर को क्यों नहीं देना चाहता था, यानी कि चोर को पकड़ाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? देखते हैं द थिप्स स्टोरी, चोर की कहानी, उसमें अब कारण देखते हैं। अनिल डज नॉट हैंड द थिप टू द पुलिस बिकॉज ही वांट्स टू रिफॉर्म हिम, यानी कि वो उसे सुधारना चाहता था। बिल्कुल शॉर्ट में आंसर है, वो उसे ठीक करना चाहता था, यानी कि सुधारना चाहता था, वो चोरी करना बंद कर दे, इसलिए वो पुलिस वालों को नहीं देना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड ओसेबल गेट रिड ऑफ मैक्स? यानी कि ओजेबल मैक्स से छुटकारा क्यों चाहता था? तो द मिडनाइट विजिटर, रात्रि का यात्री, आगंतुक, उस लेसन से आया है। इसमें लिखेंगे हम, ओजेबल ट्रिक्स मैक्स इनटू जंपिंग आउट द विंडो थिंकिंग इट्स अ बालकनी एंड मैक्स फॉल टू हिज डेथ। ठीक है, इतना छोटा सा आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन है, चूज करेक्ट आंसर। अब हमें अवसद है, एबीसीडी जो आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक्स डिकोडिंग विच एनिमल कैन फ्लाई ऑन द अर्थ? थिंक टैंक के अनुसार कौन सा जानवर उड़ सकता है धरती पे? अब थिंक टैंक ये द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इस लेसन से आया है। इसमें आया था काऊ के बारे में, तो इसमें होगा काऊ। अगला है सेकंड है, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज डिड ही कलेक्ट? ये लेसन है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसका आंसर आएगा 25। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर लॉइजेल्स वाइफ? मिस्टर लॉइजेल की पत्नी का क्या नाम था? उसका था मटिल्डा। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, एट व्हाट इज द भोली फॉल ऑफ और हर कोट? भोली लेसन से आया है, इसमें आएगा 10th मंथ्स। अगला है, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड बोर्ड द नेकलेस फॉर? यानी कि मटिल्डा और उसके पति ने कितने में नेकलेस खरीदा? वो लिखेंगे हम 36,000 फ्रैंक्स, यानी कि 36,000 फ्रैंक्स में खरीदा था।
इस प्रकार से बच्चों हमने ये जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पेपर था उसका सॉल्यूशन दिया है। आप इसे बड़े ध्यान से बिल्कुल फ़ोकस बिल्कुल फ़ोकस के साथ इस आपका जो पेपर है मॉडल पेपर है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आ सकता है आपके ये पेपर में। जो आपका नेक्स्ट फरवरी मंथ में जो एग्ज़ाम है बोर्ड का राजस्थान बोर्ड का वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करते जाइए और देखते जाइए और ध्यान से वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हम आगे से आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ला सकें इंग्लिश के लिए और इंग्लिश आपके लिए ईजी बना सके। अपने दोस्तों अपने मित्रों को बताइए जिससे उनको भी सीखने का मौका मिले और वो सीखें अच्छे से और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल बताएंगे। आपकी इंग्लिश बिल्कुल ईजी कर देंगे जिससे आपको इंग्लिश में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।